हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है हमारा वो है ह्यूमन हेल्थ एंड बिहेवियर का एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 बायो का है। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि कैंसर का वीडियो था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 4 टेक्निक्स दी थी: MRI, CT स्कैन, एक्सरे और बायोप्सी। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक्स थी। इसमें से हमें ये बताना था कि सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है। तो बहुत बच्चों ने जो आंसर दिया था मेनली इन 3 ऑप्शंस पे ही दिया था: सीटी स्कैन, एक्सरे, बायोप्सी। ठीक है, ज़्यादातर जो आंसर मुझे मिला वो बायोप्सी के अराउंड मिला। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंसर है बायोप्सी का, चाहे सीटी स्कैन का हो चाहे एक्सरे का हो, ये तीनों ही आंसर गलत हैं। जो सेफेस्ट ऑप्शन है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए वो है MRI। ठीक है, MRI क्यों सेफेस्ट है इसको भी बता देता हूँ। देखो, सीटी स्कैन में और एक्सरे में क्या निकलती हैं? एक्सरेज निकलती हैं। और अगर आपने ठीक से समझा है वो जो मैंने लेक्चर दिया था, तो सीटी स्कैन और एक्सरे अपने आप में कैंसर करता है कॉज। ठीक है, क्योंकि सीटी स्कैन और एक्सरे दोनों में ही एक्सरे का यूज होता है और ये दोनों ही कैंसर कॉजिंग भी होती हैं, तो ये तो सेफ हो नहीं सकती। ठीक है, बचा आपका बायोप्सी। बायोप्सी में क्या हो रहा है? बायोप्सी में आपकी बॉडी का को एक टुकड़ा लेते हैं, मतलब एक काटते हैं आपकी बॉडी को एक जगह से। तो जब भी आपकी बॉडी में चीरा फाड़ी होगी, काटेंगे तो भैया चीरा फाड़ी तो करनी पड़ेगी ना। तो जब भी आपकी बॉडी में कहीं पे भी चीरा फाड़ी करेंगे तो ये सेफेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चीरा फाड़ी हमेशा ज़्यादातर लास्ट ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में से अगर हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो वहाँ रिस्क रहता है, इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है, और फिर एक टुकड़ा भी तो आपकी बॉडी से निकल गया। तो ये बॉडी में सर्जरी करना, बॉडी में चीरा फाड़ी करना, ये ज़्यादातर केसेस में हमेशा लास्ट ऑप्शन ही होता है, तो ये भी सेफ नहीं है। तो सीटी स्कैन सेफ नहीं है, एक्सरे सेफ नहीं है, बायोप्सी सेफ नहीं है। सेफेस्ट ऑप्शन जो है कैंसर डिटेक्ट करने का वो आपका MRI है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एड्स के बारे में। एड्स होता क्या है? वर्ड, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नीट के पर्सपेक्टिव से भी। एड्स का मतलब है यहाँ पे एक्वायर्ड, फुल फॉर्म है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका एक एक का इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये चीज बाय बर्थ नहीं है। ठीक है, जो चीजें बाय बर्थ होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, कि मतलब आप ये चीज पैदा हुए हो, लेके ही पैदा हुए हो। जैसे कई लोग अनफॉर्चुनेटली हैंडीकैप होते हैं, बाय बर्थ ही हैंडीकैप होते हैं। कई लोग बाय बर्थ ही डेफ एंड डम होते हैं। ठीक है, तो जो चीज बाय बर्थ होती है उसको बोला जाता है कॉन्जेनाइटल। लेकिन एड्स बाय बर्थ नहीं है। एड्स आपने लाइफ टाइम में आपको हुई है, अपनी जिंदगी में हुई है आपको। ठीक है, तो जो चीज बाय बर्थ नहीं होती, जो चीज हम अपनी लाइफ टाइम में हमको हो जाती है, जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और पैदा होते ही आप पेंटर बन गए। ठीक है, पेंटिंग आपने सीखी लाइफ में। ठीक है, तो पेंटिंग क्या है? एक एक्वायर्ड स्किल है, समझ गए? तो ऐसी डिबेट करना, डिबेट आप करते हो तो डिबेट बाय बर्थ नहीं है कि बाय बर्थ ही एक पैदा होते ही डिबेट आप डिबेटर बन गए थे। धीमे धीमे सीखा आपने, डिबेटिंग एक स्किल है। तो ऐसे ही क्या है, एड्स भी क्या है? एड्स आपकी बाय बर्थ नहीं थी, आपने अपनी लाइफ टाइम में उसको, आपके अंदर आया एड्स का वायरस। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। जो चीज आपने अपनी लाइफ टाइम में आपके आई है, आपकी लाइफ में आई है, बाय बर्थ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना, बाय बर्थ नहीं है, ये कॉन्जेनाइटल नहीं है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कमी। किसकी कमी? इम्यून सिस्टम की कमी। अब होता भी क्या है, एड्स में आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। एड्स है क्या? एड्स कुछ नहीं है, जहां वो एक बीमारी है जहां आपका इम्यून सिस्टम फेल कर गया है। अब थोड़ी छोटी सी बीमारी, जैसे हल्का सा इन्फेक्शन आएगा, आपको थोड़ा सा भी कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो आदमी कभी भी एड्स से नहीं मरता। आदमी मरता है एड्स की वजह से, जो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो आसपास की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी बीमारी जिससे कोई नहीं मरता, आप मरना स्टार्ट, एड्स का मरीज मरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इम्यून सिस्टम आपका फेल कर जाता है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए इसका नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो अब आपको ये एड्स का फुल फॉर्म याद रहेगा। ठीक है, ये इसका एक एक वर्ड का मीनिंग है, इसलिए मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा इस पर फोकस किया है। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ये बना था 1981 में, रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, वैसे अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में बताया तो आपको थोड़ा सा डिटेल में, 1920 में
ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पे कहते हैं कि अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका में कॉन्गो जगह है, ठीक है, मैप देख लेना, जैसे मान लो ये अफ्रीका का मैप है तो यहाँ पे आसपास कई जगह मिलेगी आपको वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, कॉन्गो। तो यहाँ पे क्या था कि जो ट्राइबल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं वो शिकार कर रहे थे किसका, चिंपैंजी का। तो चिंपैंजी के अंदर था ये वायरस, एड्स का, HIV का वायरस, सॉरी, ठीक है, HIV का वायरस था। एड्स देखो, एड्स बीमारी का नाम है और HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है और एड्स एक बीमारी का नाम है, ये चीज ध्यान रखो। HIV वायरस की वजह से एड्स की बीमारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये डिस्टिंक्शन क्लियर कर दूं क्योंकि बच्चों को ना HIV में और एड्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, HIV एक वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है एड्स की, ठीक है। HIV अपने आप में ये देख रहे हो, ये HIV एक वायरस है, HIV एक वायरस है। तो जब ये आपकी बॉडी में आ जाता है, जैसे ये HIV का वायरस है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में आ गया, ये रेड कलर का है, ठीक है, ये देखो आप, ये रेड कलर का है, तो ये आपके ब्लड में आ गया, ये आपके ब्लड में ये इम्यून सेल्स हैं बाकी, ठीक है, ये इम्यून सेल्स हैं, ये आपका HIV का वायरस आपके ब्लड में आ गया, धीमे धीमे बड़ा होता गया और अराउंड 10 से 12 साल बाद ये बन जाएगा बीमारी में, एड्स में, ठीक है। तो HIV एक वायरस है जो अराउंड 5 से 10 साल के बाद ये बीमारी कॉज करता है, एड्स, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन समझ लो, एड्स बीमारी का नाम है जो HIV वायरस से होती है और अराउंड 5 से 10 साल बाद जाके होती है, ठीक है। अब वापस आते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या था, हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। तो अफ्रीका में शिकार करने गए शिकारी, चिंपैंजी जो था, चिंपैंजी के बॉडी में था HIV का वायरस, उसके ब्लड में था, तो उससे लड़े होंगे, तो जब लड़ते हैं तो खरोंचे तो लग जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको भी खरोंच लग गई, चिंपैंजी को मार दिया और इनके भी कुछ खरोंच वगैरह लग गई जो मारने गए थे, तो उसके थ्रू चिंपैंजी के ब्लड में HIV का वायरस था, उससे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो फर्स्ट टाइम 1920 में ये अफ्रीका में आ गया। लेकिन अफ्रीका आपको पता है एक डेवलपिंग कंट्री है, पुअर ही है वैसे, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका तो पुअर है, तो पता नहीं चला, 1920 में आ तो गया था वायरस, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि HIV का वायरस है। तो फर्स्ट टाइम ये जो रिपोर्ट हुआ ये 1981 में रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट भी कहाँ हुआ, US में रिपोर्ट हुआ था, और US में भी 1981 में ना गे पॉपुलेशन में आया था, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं गे, उनको अजीब अजीब से सिम्टम्स होने स्टार्ट हो गए, मतलब ऐसी बीमारियों से वो लोग मरना स्टार्ट हो गए जिससे कोई नहीं मरता, मतलब बहुत छोटी छोटी बीमारियां थी, निमोनिया टाइप की, इस टाइप की बीमारियां, इससे नॉर्मली इंसान नहीं मरता। तो ये जो लोग थे, जो गे लोग थे, जिनको HIV वायरस होना स्टार्ट हो गया, तो ये मरना स्टार्ट हो गए। तब साइंटिस्टों ने देखा कि यार ये तो कोई तो मर नहीं रहा, ये कैसे मर रहे हैं इस बीमारी से, ठीक है। तब मालूम पड़ा कि फर्स्ट टाइम कि भैया ये जो बीमारी है जिससे सारे गे लोग मर रहे हैं, ठीक है, ये HIV वायरस की वजह से होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइमलाइन दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था चिंपैंजी से ह्यूमंस में आ गया 1900s में, मैंने बताया ना 1920 के आसपास, ठीक है। फिर ये स्प्रेड हुआ ये फिर 1968 में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। मिडवेस्ट मतलब US में ही है, US का एरिया, इसको मिडवेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम मालूम कब पड़ा, 1981 में US में, ठीक है, गे पॉपुलेशन में। तब साइंटिस्टों को मालूम पड़ा कि भैया ऐसा कोई HIV वायरस जैसी चीज है जिससे लोग मर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री आपको बैकग्राउंड बताया ताकि यार थोड़ा पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग लगे, नहीं तो बस रट्टा मारने के लिए तो पढ़ते रहो किताबों को। होता किससे, HIV से होता है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। इसकी फुल फॉर्म भी देखो वैसे ही है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, आपकी इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, इम्यून सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम में कमी है, ठीक है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब HIV क्या है, वायरस है। ये किससे आता है, ये ग्रुप ऑफ वायरस से आता है, रेट्रो वायरस। अब रेट्रो वायरस क्या है, रेट्रो का मतलब होता है बैक, पीछे जाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट में सोच रहा है आदमी, रेट्रोस्पेक्ट में सोच रहा है आदमी मतलब आदमी पीछे के बारे में सोच रहा है। तो रेट्रो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको इसका मतलब है बैक, रेट्रो मतलब होता है बैक। अब ये बैक वायरस का क्या मतलब हुआ, कि सेंस तो बन नहीं रहा, बैक वायरस क्या मतलब है, देखो अब समझ में आएगा आपको, मैं बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा इसका वायरस कहां गया, ये रहा, ये HIV का वायरस है। ये क्या है, ये HIV का वायरस है। HIV के वायरस में यहां पे ना एक चीज प्रेजेंट होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है, ये एक एंजाइम है। तो इसमें क्या होता है, जो RNA होता है ये DNA में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी ये पढ़ेंगे, अभी ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है, यहाँ उल्टा हो रहा है,
यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, तो इसीलिए ये जो एचआईवी वायरस है ये रेट्रो वायरस है, समझ रहे हो, क्योंकि हम बैक साइड में जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये एक आपका इधर लिख देता हूं, आ नहीं रहा वहां पे, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन रेट्रोवायरस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये उल्टा हो गया, तो पीछे चले गए हम, इसीलिए ये रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक में जा रहे हैं हम। अब समझ में आ गया तो याद रहेगा, नहीं भी याद रहे तो बस समझ लेना कि ये ग्रुप ऑफ वायरस में आता है, रेट्रोवायरस में, ठीक है, क्योंकि उसमें आरएनए डीएनए में जा रहा है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे क्यों जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये अभी जब समझेंगे, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, एक फैमिली में आता है। देखो ये एक फैमिली है, वायरस की भी अपनी अपनी फैमिली है भाई, जैसे सबकी हर आदमी की फैमिली होती है, तो ऐसे वायरस भी अपनी फैमिली बना के बैठे हुए हैं। तो ये इस फैमिली का पार्ट है। ये ऐसे नाम वाम याद रखना नहीं है कि किस फैमिली का पार्ट है, सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया दे यूज आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एंड एज नेम फॉर अ स्पेशल एंजाइम दैट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि ये जो आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन हो रहा है ना, ये आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन इस एंजाइम की वजह से हो रहा है। कौन सा एंजाइम की वजह से, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से, इस वाले एंजाइम की वजह से, इसकी मदद से आरएनए डीएनए कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस की एक थोड़ी सी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है आपको। अब आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लो, पहले थोड़ा सा वायरस का स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। ऑलरेडी ये आपके क्लास 11th में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा वायरस के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस आता है, वायरस, वायरियॉन्स, ये सब आएगा। अभी थोड़ा सा मैं आप डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि वायरस का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तभी आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आएगा। देखो वायरस अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वायरस क्या होता है, ये बीच में होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल इसका या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, समझ रहे हो। वायरस के स्ट्रक्चर में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आरएनए भी आ जाए और डीएनए भी आ जाए, दोनों नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। और कोई सेल नहीं होता, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है इसका, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई गोल्गी एपरेटस नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हमारा ह्यूमन का सेल होता है, हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसका सेल ही नहीं होता, सही बताऊं तो इसका प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर इसके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है बीच में, या तो आरएनए होगा या डीएनए बस, और साइड में होती है एक प्रोटीन की कोटिंग। ये साइड में क्या है, एक प्रोटीन की लेयर सी होती है, इसको कैप्सिड बोलते हैं, बस यही है। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन की लेयर है, तो बस यही है वायरस का स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां समझ में आएगा, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये वही है, या तो आरएनए है या डीएनए, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म में आता है ना न्यूक्लिक एसिड एंड में, तो इसीलिए ये रहा, ठीक है। या तो आरएनए पड़ा है या डीएनए पड़ा है बीच में। साइड में क्या है, ये कवरिंग है, किसकी कवरिंग है, कैप्सिड क्या था, प्रोटीन की कवरिंग है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेकेड वायरस। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं, ये तो होता ही है, साइड में एक लेयर और चढ़ जाती है। अब एक लेयर और क्या चढ़ जाती है, देख लो, ये लेयर चढ़ती है, इसके ऊपर एनवेलप भी बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लिपिड की होती है। लिपिड का मतलब होता है, कहीं भी लिपिड वर्ड यूज हो समझ लो फैट की, ठीक है, फैट की लेयर होती है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे ये निकले हुए हैं स्पाइक से, ये समझ रहे हो, ये स्पाइक से निकले होते हैं, ये ना फिट होते हैं जाके, ये फिट होते हैं जाके। एक्चुअल में वायरस करता क्या है, वायरस अटैक करता है। वायरस किस पे अटैक करता है, वायरस अटैक करता है ह्यूमंस पे, वायरस अटैक करता है एनिमल्स पे, वायरस अटैक करता है प्लांट्स पे, वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे। वायरस सब पे अटैक करता है, जितनी भी जिंदा चीजें हैं वायरस सब पे अटैक करेगा, हर चीज पे अटैक करता है, ठीक है। ये अटैक कैसे करता है मालूम है, ये अटैक कैसे करता है, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बैक्टीरिया सब पे अटैक करता है। अटैक ये ऐसे करता है, थोड़ा सा ये देखो, जैसे कि ये अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, अब ये सोच रहे हो कि आप इसका क्या यूज है। ये देखो, ये मान लो सेल है, ये आपका सेल है, ह्यूमन सेल है, हमारा सेल है ह्यूमन सेल। तो ये वायरस आया, तो ये ना रिसेप्टर होता है सेल के, यहाँ बाहर एक रिसेप्टर है, मतलब ताला है, और ये एक चाबी है वायरस के पास। तो ये ऐसे आके इसमें फिट हो जाता है, ये आएगा और यहाँ लग जाएगा, ऐसे फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो ये फिट हो गया यहाँ पे, और जब ये फिट होता है उसके बाद ये फिर अटैक करना स्टार्ट करता है। अब ये अटैक करता है कैसे, थोड़ा सा हल्का सा एक चीज समझो। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि वायरस हर चीज पर अटैक करेगा, जो भी जिंदा चीज है उसके ऊपर अटैक कर देगा, और इसको अटैक करना ही पड़ता है, ऑब्लिगेटरी है इसके लिए, इसको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बोलते हैं। ये अटैक करेगा ही करेगा, बिना अटैक करे रह नहीं पाता ये,
ठीक है। अब पहली चीज एक बताऊं, वायरस, ये मैंने स्टार्टिंग बताना भूल गया, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। वायरस, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ये वायरस का भी बीच में, क्योंकि तभी समझ में आएगी आपको साइकिल आगे। वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब ये हमारा किसी होस्ट के बॉडी, मतलब जब ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में, वायरस हमारे आसपास अभी इस टाइम बहुत सारे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी नहीं चाहिए, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। वायरस बहुत छोटा होता है, ठीक है, हमारे आसपास भी है। तो जब तक ये हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर रहे, या किसी भी होस्ट की बॉडी पे, होस्ट मतलब होता है जिस पर अटैक किया जाता है, एनिमल, प्लांट, जिस पे भी अटैक करता है ये वायरस, जब तक ये किसी पर अटैक नहीं कर रहा नॉर्मली एनवायरनमेंट में, तब तक तो ये क्या रहेगा, मरा हुआ रहेगा, नॉन लिविंग है, मुर्दा है, ये जान नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही अटैक कर देगा, जैसे ही मान लो मेरी बॉडी पे अटैक कर दिया या आपकी बॉडी पे अटैक कर दिया, हमारी बॉडी के अंदर आते ही, अटैक करते ही, ठीक है, हम लोग क्या बन गए, हम लोग इसके होस्ट बन गए। हम लोग क्या है, जिस पे भी अटैक करेगा वो उसका होस्ट है। जैसे ही इसने होस्ट पर अटैक किया, ये जिंदा हो जाएगा, लिविंग हो जाता है। लेकिन होस्ट की बॉडी के जब तक बाहर था तब मरा हुआ था, जैसे ही होस्ट की बॉडी पर अटैक किया जिंदा हो गया। तो इसको, वायरस को बीच में रखा जाता है, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ठीक है, ये बीच में, समवेयर इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। रॉबर्ट विटेकर ने जो कैटेगरीज दी थी ना, कि लिविंग बींग्स 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, वायरस उसने रखा नहीं, वायरस को उसने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला, क्योंकि वायरस लिविंग में आता नहीं है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। वो जिंदा तब होता है जब वो होस्ट पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब जब ये अटैक करता है, पता है कैसे अटैक करता है? मान लो, देखो मैं बताता हूं आपको। ये मान लो आप ह्यूमन सेल है, अब ये वायरस है। वायरस तो बस सिर्फ ऐसे ही होता है, ये होता है वायरस ऐसे, ठीक है। ये आपकी वायरस की ये बाहर कैप्सिड है, समझ लो पूरा ये, ठीक है। डिटेल में यार मैं क्लास 11th में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहां आएगा। ये मान लो आपको इसका आरएनए पढ़ा है, ये साइड में इसकी कैप्सिड की लेयर है। अब मान लो ये इस पर अटैक कर रहा है। अब अटैक पता कैसे करेगा? इसने अटैक कर दिया ना, तो ये जो बाकी जो बचा हुआ है सारा, ये तो बाहर छोड़ देगा। ये जो पूरा लेयर है ना, ये पूरी लेयर तो रह जाएगी बाहर। मान लो ये जो प्रोटीन वाली लेयर थी इसकी, ये वाली, ये लेयर तो बाहर रह जाएगी, अंदर खाली आरएनए एंटर करता है। आरएनए या डीएनए जो भी है, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए अंदर एंटर करेगा या डीएनए अंदर एंटर कर जाएगा, जो भी है अंदर इसके। मैंने बोला ना, आरएनए भी होता है या डीएनए होता है, दोनों में से एक होता है। तो या अगर आरएनए वाला वायरस है तो अंदर इसके होस्ट सेल के आरएनए एंटर करेगा। अगर यहाँ पे आरएनए नहीं था और अगर यहाँ पे डीएनए था तो डीएनए एंटर कर जाएगा, ठीक है। और ये जो बाकी बची हुई बॉडी है, ये जो बाकी बचा हुआ था ना, पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है, ये कैप्सिड, ये सब बाहर रह जाता है, खाली ये एंटर कर पाता है अंदर। ये जो है ना, आरएनए या डीएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, खाली वो एंटर करता है अंदर ह्यूमन सेल के, ठीक है। तो इस तरीके से अटैक करते हैं वायरस। ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। अंदर अटैक कर देते हैं और फिर क्या करेगा, ये ह्यूमन सेल का अंदर जाकर, अब ह्यूमन सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें पड़ी है, उनसे अपनी उसको हाईजैक कर लेता है। ह्यूमन सेल को अंदर जाएगा, ह्यूमन सेल को हाईजैक कर लेगा और खुद फिर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा और फिर एकदम से इस सेल को तो मार के खुद ही बाहर आ जाएगा और खुद मल्टीप्लाई कर जाएगा। मान लो अपनी बॉडीज बना लेगा, जैसे एक नया, ये एक वायरस बन गया, फिर एक ये वायरस बन गया, ठीक है। तो खुद तो मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये वाला सेल खत्म कर देगा, ठीक है। तो अंदर जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, होस्ट सेल के जो इसकी आउटर लेयर थी कैप्सिड, उसको बाहर फेंक देगा। अंदर आएगा, इसको हाईजैक कर लेगा पूरे ह्यूमन सेल को, इसके सारे रिसोर्सेज यूज करेगा, खुद मल्टीप्लाई कर जाएगा और इस सेल को मार देगा। जो होस्ट का सेल था वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू, अब तो समझ में आएगा आपको एड्स के बारे में ढंग से, ठीक है। ये देखो, ये एचआईवी वायरस का एक मैंने आपको डायग्राम दिया है, इसका स्ट्रक्चर है। ये एचआईवी वायरस है, ये किस तरह का होता है देख लो। बीच में इसके जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। मैंने बोला था ना, वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो जो एचआईवी वायरस है इसके बीच में आरएनए होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए की डीएनए? तो आपको पता होना चाहिए आरएनए है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसीलिए ये रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है इस वायरस के अंदर, ठीक है। ये रहा। अब इसका क्या यूज है अभी आगे देखेंगे जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो अंदर तो हो गया आरएनए, बाहर क्या है? ये प्रोटीन की कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा ये सेम है जो मैंने आपको अभी बताया था, वायरस का स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला देखो पूरा ये सेम है। ये देखो, ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? ये अटैचमेंट, ये अटैच करेंगे प्रोटीन। कैसे अटैच करते हैं ये देखो,
ये है ना, ये जो मैंने आपको बताया था, ये अटैच करते हैं जाके यहाँ पे, जो सेल होगा ह्यूमन का सेल है या जो भी एक होस्ट सेल है, उस पे जाके ये प्रोटीन जो है अटैच कर जाएगा, ताला चाबी की तरह होता है, ठीक है। और जो वायरस होता है ना, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में सारे सेल पे अटैक करेगा, वो इसका जो प्रॉपर एक रिसेप्टर है, जो उसका ताला है ना, ये समझ लो वायरस के पास एक ये चाबी है, ये की है, और ये क्या है, ये एक लॉक है। तो जिस भी लॉक के पास इसकी चाबी होगी उसी सेल पे जाके लगेगा, ऐसा नहीं कि सारे सेल पे लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैंने बताया था फैट की लेयर भी होती है, ये रहा लिपिड एनवेलप या लिपिड मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है इसको, ठीक है। अब इसके बहुत यूजेस हैं, इतना डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइफ साइकिल, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये समझ लो। अब ये कैसे अटैक करेगा, क्या कहानी होगी आगे, आप देख लेते हैं। देखो रेट्रोवायरस है आपका, ये आया HIV का वायरस, ठीक है, ये ऐसे है, अंदर RNA है, यहाँ पे इसने अटैक किया, और जब मैंने बताया था अटैक करेगा तो ये वाला तो पूरा बाहर रह जाता है, जो प्रोटीन की कवरिंग है तो बाहर रह जाएगी। अंदर क्या आ गया, खाली RNA आ गया, ठीक है, वायरल RNA अंदर आ चुका है। अंदर जब आएगा तो मैंने बोला था ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है, ये RNA से DNA में कन्वर्ट होगा पहले, ठीक है। RNA से जो वायरल RNA है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल RNA से DNA में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कैसे होगा, इसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा, ये जो प्रेजेंट है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा। तो यहां पे एक्ट करेगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखो आप, RNA जो इसका ये रहा, ये DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। RNA DNA में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट कैसे होगा, एक एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल RNA वायरल DNA में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये जैसे ही कन्वर्ट हो गया, DNA बन गया, अब ये जो होस्ट का DNA है उस पर अटैक कर देगा। देखो ये रहा होस्ट का DNA, तो कौन है, ह्यूमन है या प्लांट है या एनिमल है, तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर बड़ा न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा, इसके DNA में आगे फिट हो जाता है, ठीक है। इसके DNA से अपने, ये तो देखो ये DNA बन गया वायरस का DNA। अब क्या होगा, ये जो वायरस का DNA है ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा, और ये जो इसका DNA है ना, इसके साथ मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके DNA को ही बहुत हद तक ये डिस्टर्ब कर देता है। फिर यहाँ पे इसको हाईजैक कर लेगा, पूरे को हाईजैक कर लेगा, इसको पूरे को सेल को अंदर, इसके अंदर आ गया DNA को, पूरे को सेल को हाईजैक कर लिया, ठीक है। ये ह्यूमन से, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर आ चुका है। अंदर आया, यहाँ पे अटैक करा, और इसका जो DNA है ना, इसके DNA में जाके फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस कर देगा, और फिर क्या होगा, मैंने बताया था नए नए अपने खुद के वायरस बना लेगा, ठीक है। देखो नया वायरल RNA बन गया, इसको इन्फेक्ट कर दिया, नया RNA बन गया, और फिर ये देखो ये नए नए वायरस प्रोड्यूस हो गए, ये था ना पूरा, ये नए नए वायरस प्रोड्यूस हो गए, और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर आएगा ना, तो ये वाला सेल तो इसको तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली, और फिर ज्यादा से ज्यादा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ठीक है। तो जो होस्ट सेल था उसको तो खत्म कर दिया, उसकी तो पूरी बैंड बजा दी, और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, और ये फर्दर, और अब इसने अपनी कॉपीज बना ली हैं बहुत सारी। अब ये और जाके जितने भी सेल्स हैं बॉडी में एंटर कर चुका है, जो और सेल्स हैं जिन पे सब पे अटैक करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लो HIV वायरस कैसे बॉडी पे अटैक करता है, HIV वायरस के लिए, ठीक है। यहाँ पे HIV वायरस कर लो, हाउ HIV वायरस अटैक्स द बॉडी। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो हमारी बॉडी लड़ने के लिए क्या यूज करती है, हमारी बॉडी लड़ने के लिए यूज करती है इम्यून सिस्टम। HIV वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो HIV वायरस है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अटैक किस पे करता है, ये हमारे इम्यून सेल्स पे अटैक करता है। किन सेल्स पे अटैक करता है, सबसे पहले तो आते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में। लेकिन HIV वायरस इन इम्यून सेल्स पे अटैक कर रहा है डायरेक्ट, देख रहे हो कितना बहादुर है। अब ये मैक्रोफेजेस का थोड़ा बता देता हूँ ये कैसे काम करते हैं, हल्का सा डीप ओवरव्यू देता हूँ आपको। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फेजेस मतलब ईटर, ठीक है। तो जो मैक्रोफेजेस है ये बिग ईटर है। तो मैक्रोफेजेस किसको खाता है, मैक्रोफेजेस जो भी हमारी बॉडी में बाहर की चीजें अटैक करती हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनको खाता है। देखो थोड़ा सा ये समझ में आ गया, ये मैक्रोफेज है, ये बिग ईटर है। क्या है ये एक बिग ईटर है। ये देखो कैसे खाता है, ये देख रहे हो आप कैसे खा लेता है। ये देखो इसने, ये जितने भी बैक्टीरिया या वायरस इस पर अटैक करेगा तो ऐसे इसने पकड़ा, अब ये अंदर ले गया, ये देखो खा लिया इसने, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज है। अब होता क्या है, HIV वायरस ना इस मैक्रोफेज को ही आके हाईजैक कर लेता है,
कैसे हाईजैक करता है पीछे भी मैंने पूरी आपको कहानी सुना दी, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हाईजैक कर लेगा। तो अटैक करता है माइक्रोफेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इस पर पूछा जाएगा कि एचआईवी वायरस किसको अटैक करता है, कौन से इम्यून सेल को अटैक करता है, तो आएगा आंसर माइक्रोफेज, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया, और ये इसको कैसे यूज करेगा, इसको यूज करेगा लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री क्यों, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय, इसको हाईजैक कर लिया, इसको मार दिया और अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा। तो एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस ऐसे बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, मैक्रोफेज एक फैक्ट्री बन जाएगी एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो आप समझ लो कितना, इसीलिए इसका अभी तक इलाज नहीं आ पाया, इसको मारना बहुत मुश्किल है एचआईवी वायरस को, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को ये अटैक कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो एक तो हो गया मैक्रोफेज। दूसरा ये किसको अटैक करता है, दो हैं आपकी बुक के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने मैक्रोफेज पढ़ लिया जिसको एचआईवी वायरस अटैक करता है। सेकंड आपका एचआईवी वायरस अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स को। अब ये हेल्पर टी सेल क्या है, वैसे तो मैं इम्यूनिटी जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ आइडिया। टी सेल क्या करते हैं, टी सेल एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल होते हैं और एक किलर टी सेल भी होते हैं। अभी उसके बारे में नहीं जा रहा मैं डिटेल में, बस सिर्फ ये समझ लो टी सेल का मेन काम क्या होता है। टी सेल, ये जो हेल्पर टी सेल की इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि यही है, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ समझाने के लिए था। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, बताते हैं, किसको बताते हैं, जो बाकी इम्यून सेल्स हैं ना उनको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम आओ अटैक करो। उनको सिग्नल भेज देते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम आ जाओ अटैक करो, दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल का काम है अवेयर करना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एचआईवी ने मैक्रोफेजेस पे अटैक कर लिया, इस पे भी अटैक कर देगा, इस पे भी अटैक करेगा, सेम इसको भी हाईजैक कर लेगा और इसके थ्रू भी अपनी कॉपीज बनाता जाएगा, ठीक है। और तो धीमे धीमे क्या होगा, मैक्रोफेजेस कम होते जाएंगे, हेल्पर टी सेल ये सब कम होते जाएंगे, एचआईवी वायरस बढ़ता जाएगा और ये आपके कम होते जा रहे हैं। और ये है क्या, दोनों, ये दोनों पार्ट ऑफ इम्यून सेल्स हैं। ये क्या है, दोनों पार्ट ऑफ इम्यून सेल्स हैं आपके। तो आप समझ रहे हो, जब आपके इम्यून सेल्स ही कम होते जा रहे हैं तो फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स कम हो रहे हैं ना। तो अगर हमारे इम्यून सेल्स कम हो रहे हैं तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, फिर इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। इश्यूज क्या आएंगे, फिर थोड़ी सी कुछ बीमारी हुई, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, क्या हुआ, आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाओगे। जरा सा कुछ हुआ, बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाओगे। थोड़ी सी सर्दी जुकाम लगी, बीमार हो जाओगे थोड़ा सा, और बहुत तेजी से। वो छोटी छोटी चीजें, जैसे नॉर्मली क्या होता है, कॉमन कोल्ड कभी भी ऊपर ऊपर तक रहता है, गले तक रहता है, नाक तक रहता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जिस बंदे को एचआईवी है उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है, बहुत मतलब खत्म जैसा ही हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड नॉर्मली लंग्स पे इंफेक्शन नहीं करता, तो ये कॉमन कोल्ड का वायरस लंग्स तक पहुंच जाएगा, निमोनिया कॉज कर देगा। तो एचआईवी में ये दिक्कत है, छोटी छोटी बीमारियां जिससे नॉर्मल आदमी तो सोचता भी नहीं है, उससे ये एचआईवी का आदमी मर जाता है, ठीक है। फिर ये जैसे कि किस किस से मरता है, दो टर्म्स आपके, मरता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दो ज्यादा हैं जो बीमारियां जो कॉज हो जाती हैं एचआईवी वालों को, जिसका नाम दिया है। एक तो बैक्टीरिया है जो अटैक करता है इनकी बॉडी पे, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, ये याद रखना है। और फिर जो पैरासाइट है इसका नाम रखना है टैक्सोप्लाज्मा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि दिए हुए हैं, तो वो मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि एचआईवी वायरस वाले आदमी को कौन सी बीमारियां, कौन सा जो अलग और पैथोजन है जो अफेक्ट करता है, तो उस पैथोजन का नाम ऑप्शन में आ सकता है माइकोबैक्टीरियम, टैक्सोप्लाज्मा, तो ये आपको पता होने चाहिए, बुक में दिए, ठीक है। अब टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट की बात करें, कैसे मालूम पड़ेगा आपको एचआईवी है। एक चीज तो बता रहा हूं, देखो एचआईवी, जैसे एचआईवी अगर मान ले किसी को हो जाता है तो वैसा नहीं कि आदमी वो 1 साल में 2 साल में मर जाएगा। जब तक उसे एड्स नहीं होगा ना वो मरेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जब इसको हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला एचआईवी से एड्स तक पहुंचने में 5 से 10 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ को ज्यादा भी लग सकता है, कुछ को थोड़ा कम भी लग सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो बंदा कितना स्ट्रांग है, ओवरऑल हेल्थ उसकी कैसी है। 5 से 10 साल का टाइम लगेगा। और एक बार अगर एड्स हो गया, यहां पहुंच गया वो, तो फिर ज्यादा टाइम ही बचेगा। ज्यादातर केस में 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, मान लो 1 साल बाद ही डिटेक्ट हो जाए, एचआईवी आया बॉडी में और हमने 1 साल के अंदर ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उस केस में दवाइयां चलाई जाएंगी इसकी। फिर ये आदमी 25 साल तक भी रह सकता है जिंदा, क्योंकि फिर इसको एड्स होगा नहीं। एड्स इसको होगा 25 साल बाद जाके, जो उसको 5 साल में हो रहा था वो चीज उसको 25 साल बाद जाके होगी, 30 साल बाद जाके होगी। तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ वो दिया मैंने आपको। होता कैसे है ये, इसका टेस्ट क्या है, मतलब इसको अगर हम डिटेक्ट करने की बात करूं तो इसको टेस्ट इसका डिटेक्ट करने का होता है एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा टेस्ट होता है और
इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और ये नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो गया एलिसा आ गया तो 100% हो जाएगा, कि मतलब अगर एलिसा निकला है उस बंदे को पॉजिटिव आ रहा है तो उसको होगा ही होगा। अगर एलिसा अगर में आ जाता है कि हाँ एलिसा में आ रहा है HIV वायरस है इस बंदे के अंदर, बॉडी के अंदर, अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर हम एक टेस्ट और करते हैं जिससे 100% कन्फर्म हो जाता है इस बंदे को HIV वायरस है, ठीक है, इसकी बॉडी में है। तो जिस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नाम याद रखना। ये नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट है और ये फिर फाइनली जब एक बार एलिसा हो जाता है तो कंफर्म करने के लिए कि हाँ इस बंदे को HIV वायरस सच में है कि नहीं, तो एक कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट 2 टेस्ट हैं, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखो, अगर आपको पता है ये क्या है, रेट्रोवायरस है, ठीक है, रेट्रोवायरस है तो इसकी कोई जो ट्रीटमेंट होगा उसको मारने के लिए होगा ना, तो एंटी होगा इसका, तो इसीलिए नाम इसका सिंपल है, याद रखना, एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART बोला जाता है, ART के नाम से ज्यादा मशहूर है, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स चलते हैं, ठीक है, ART में ड्रग्स चलते हैं, कुछ मेडिसिन चलती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, नॉर्मली जैसे आपके ना इसमें T सेल्स होते हैं, जो आपके इम्यून सेल्स हैं उनका क्या करेंगे, उसका काउंट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसमें आपके T सेल्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो हेल्पर T सेल्स हैं वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत जगह अगर आप शायद इंटरनेट पे पढ़ोगे तो इसकी जगह CD4 भी लिखा होता है, तो ये हेल्पर T सेल्स का ही एक तरीके से दूसरा नाम है CD4, ठीक है। तो जो क्या होगा, जैसे आप T सेल्स डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इन दवाइयों से क्या होता है, ये जो आपके T सेल्स है ना, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, इनका काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, इनका काउंट बढ़ जाता है। अब इस पे आते हैं हम कि इसका प्रिवेंशन कैसे होता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन से पहले ये पता होना चाहिए फैलता कैसे है, ठीक है, फैला कैसे। देखो ये नॉर्मली फैलता है, ठीक है, अगर आप अनसेफ सेक्स करते हैं तो अनसेफ सेक्स क्या होता है कि जैसे कि आप विदाउट प्रिकॉशन सेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बिना कॉन्डम्स के अगर सेक्स करते हैं तो ये फैलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पहले पता होना चाहिए कि फैल से रहा है, क्योंकि देखो ये HIV का वायरस होता कहाँ पे है, पहले ये देखो तब समझ में आएगा। HIV का वायरस होता है सीमेन में, ठीक है, जो आपका सीमेन है इसमें होता है, विजाइनल फ्लूइड्स में होता है, ठीक है, और ये आपके ब्लड में, ये 3 जगह है, ठीक है। सलाइवा में नहीं, तो सलाइवा में बहुत ही कम क्वांटिटी है, सलाइवा से नहीं होता, मतलब अगर मैं बोलूं किसिंग करने से HIV नहीं होता, ठीक है, किसिंग करने से HIV नहीं होता। तो जब भी आप इन चीजों के किसी भी तरह से टच में आएंगे, किसी बंदे को पहले तो होना चाहिए, अगर बंदे को HIV का वायरस है तो इन 3 जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मेल है तो सीमेन या ब्लड में, अगर फीमेल है तो विजाइनल फ्लूइड्स और ब्लड में, तो यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब कैसे फैलेगा, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला मैंने आपको, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, विदाउट प्रिकॉशन कर रहे हो, अगर आप कॉन्डम्स का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको हो सकता है, ठीक है। और सामने वाले बंदे को होना भी चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एक चीज मेंशन है कि मल्टीपल पार्टनर्स रखने से, ठीक है, तो मल्टीपल पार्टनर रखने से चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, बट ये भी तभी होगा जब जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं उस इंसान के, उनमें से किसी एक को HIV वायरस होना चाहिए, तभी होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, मतलब मान लीजिए किसी आदमी को HIV वायरस है, ठीक है, और उससे अगर आपने मान लो ब्लड ले लिया, जैसे मान लीजिए आप किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अब जब एक्सीडेंट होगा तो ब्लड लॉस होता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो अगर उस केस में उस आदमी को अगर ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जो HIV वायरस से इन्फेक्टेड था, तो उसकी बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना ब्लड में होता है ये, ठीक है। तो अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे हमें इसलिए देखो, आप जब ब्लड बैंक होते हैं आप जब ब्लड लिया जाता है तो HIV वायरस का टेस्ट किया जाता है कि ये ब्लड में HIV वायरस है तो नहीं, अगर HIV वायरस है तो ब्लड नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे, मान लो आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो बाल कटवाने जहाँ पे जो हाइजीन है वो ठीक से मेंटेन नहीं की जाती, मान लीजिए उसने आपके बाल काटे, ठीक है, और उस्तरा लगाया, शेव करी, उस पर ब्लड लग गया किसी HIV वायरस वाले बंदे का, और वही आपको लगा दिया, ठीक है, और आपके भी कट लग गया, तो ब्लड में के थ्रू वहां आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फैल सकता है। ड्रग यूजर्स में बहुत देखा गया है, जो ड्रग यूजर्स होते हैं ना, मैं बोलूँ आपको, जो ड्रग यूजर्स हैं, ड्रग यूजर्स में काफी आ जाता है। अब ड्रग यूजर्स में कैसे आ जाता है, जैसे कि ड्रग यूजर्स क्या करते हैं, अपनी नसों में लगाते हैं इंजेक्शंस, ठीक है। तो मान लीजिए किसी HIV वायरस वाले बंदे को ने लगा लिया, इंजेक्शन लगाया ड्रग का, ठीक है, तो अब उसके ब्लड में कहीं ना कहीं जो उसकी नीडल है उसमें वो HIV का वायरस लग जाएगा, क्योंकि ब्लड में लगाया ना उसने अपना इंजेक्शन जो ड्रग का है। और फिर कोई नॉर्मल आदमी अगर उसका लगा ले, क्योंकि ज्यादातर ड्रग यूजर्स ना देखना सेम ही सिरिंज नीडल यूज करते रहते हैं, तो वही सेम
HIV वायरस से इन्फेक्टेड था बंदे का, उसने यूज़ किया नीडल और आपने भी वही इंजेक्शन लगा लिया, तो उससे आपको चांसेस हैं कि आपको भी आ सकता है। तो ड्रग यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। और प्रेग्नेंट लेडी है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके थ्रू उसके बच्चे को भी पास हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका? प्रिवेंशन देखो, पहली चीज़ तो यह है कि ब्लड बैंक में सेव करा जाए। अगर हम ब्लड बैंक में ब्लड दे रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ब्लड बैंक में जो ब्लड है उसमें टेस्टिंग हो रही है HIV वायरस की नहीं हो रही है। तो HIV वायरस की टेस्टिंग होना जरूरी है कि ब्लड सेफ हो। ठीक है, दूसरा मैंने बोला जो सिरिंजेस यूज होती हैं, क्योंकि इंजेक्शन से हो सकता है, जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन होता है, उसकी जो नीडल है वो हमेशा साफ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार आपने यूज कर ली उसको डिस्पोज कर दो, उसके बाद फिर नई सिरिंज होनी चाहिए। जैसे कभी आप अपना भी ध्यान रखना, कभी भी, वैसे तो सब ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, किसी भी लैब में अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो जरूर चेक करना कि जो आदमी आपका ब्लड निकाल रहा है उसने सिरिंज चेंज करी कि नहीं करी, उसने नया सिरिंज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि एक सिरिंज यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम कोशिश करें कि सेफ डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज यूज हो। ठीक है, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक जगह, हर जगह। ठीक है, क्लिनिक्स में। फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बहुत हाई चांसेस रहते हैं HIV होने के। ठीक है, फिर ड्रग अब्यूज, क्योंकि मैंने बोला ड्रग यूजर्स में काफ़ी होता है, वो नीडल्स सेम यूज करते रहते हैं एक दूसरे की, तो वहाँ पर अगर HIV इन्फेक्शन है तो आ सकता है। ठीक है, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। ठीक है, रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, जहाँ पे लगता है कि HIV ज़्यादा है उन जगहों पे रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये था HIV के बारे में। मैंने बहुत इजी कोशिश किया, इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ HIV एड्स के बारे में। आई होप अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो गाइज ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ यार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।